हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक एक लेक्चर का आप नोट्स बना रहे होंगे, सारे सवाल लगा रहे होंगे। जब हम बोर्ड्स पे लिखने आते हैं तो आप भी अपना कॉपी कलम खोल कर लिखते होंगे। नहीं करते ऐसा? तो ऐसा कीजिए। नहीं तो आप यहाँ पहले 1 घंटा लेक्चर देखोगे, फिर उसको जाकर दोबारा नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाने में फिर से आपको 1 डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा। तो 1 घंटे का लेक्चर 2 से ढाई घंटा थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। केमिस्ट्री मैथ भी तो पढ़ना है, बायो भी तो पढ़ना है। तो मेरे ही साथ कॉपी कलम निकाल लिया करो। जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखते रहते हैं वैसे तुम भी लिखते रहा करो। और अगर कभी हम आगे निकल जाएं तो वीडियो तो चल रहा है, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, फिर प्ले करके आगे देख लो। ऐसा थोड़ा ना है कि लाइव क्लास चल रहा है कि एक बार निकल गए तो निकल गए। तो चलो अब काम की बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ देख रहे थे और गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग फ्लक्स भी निकालना सीख चुके थे। और अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लो तो अब हमारे पास ये किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। चार्जेस, एक चार्ज अंदर ले रहे हैं, एक चार्ज बाहर ले रहे हैं। आपकी मर्जी, जितने चार्ज अंदर लीजिए। ये एक इमेजिनरी सरफेस है। वैसे चलिए ये एक रियल सरफेस बना देते हैं कि ये एक रियल क्लोज सरफेस है और हम लोगों को इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो एक तरीका हम लोग पहले पढ़ चुके थे, वो तरीका था मैथमेटिकल, और वो बताया था कि ई डॉट डी ए। बहुत बार बुक में बच्चे इसको डी एस भी लिखता है। डी एस मतलब डिफरेंशियल सरफेस। हम लोग चूंकि एरिया को ए से ही लिखते आ रहे हैं इसलिए हम लोग हमेशा ए लिख रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे कर देंगे तो इस क्लोज सरफेस से आने वाला नेट फ्लक्स मालूम चल जाएगा। अब जैसे अगर इस हिस्से की बात करें, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर पढ़ चुके हैं, आप पीछे के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल Q1 के कारण ही नहीं, Q2 के कारण भी होगा। ये लास्ट लेक्चर और उसके पहले के लेक्चर में ये बहुत डिटेल में बताया है और पिछले लेक्चर में तो एक सवाल भी करवाए थे इसमें, आप देख सकते हैं उसको। तो इस जगह पे क्योंकि फ्लक्स इस छोटे से सरफेस से निकालना है डी फाई, इस छोटे से ब्लू कलर से जो रंग दिए हैं क्लोज सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से भी आ रहा होगा, Q2 की वजह से भी आ रहा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। पता नहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो ये मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये E इट इज ड्यू टू Q1 एंड Q2। मतलब जब आप मैथमेटिकल डेफिनेशन के हेल्प से किसी सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे होते हैं तो उस केस में इंटीग्रेशन में जो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन स्पेस। मतलब ऐसा नहीं कि केवल अंदर वाला चार्ज लेना है, ऐसा भी नहीं कि केवल बाहर वाला लेना है, सारे चार्जेस का इफेक्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैथमेटिकल फॉर्म से जब निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप इसी सरफेस से फ्लक्स गॉस लॉ के हेल्प से निकाल रहे होंगे तो गॉस साहब ने कहा था कि इसके अंदर केवल बंद चार्ज चाहिए। ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन। और अगर इसी सरफेस से फ्लक्स गॉस लॉ के हेल्प से निकालूं तो ये था Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय F0। तो बच्चे इस केस में बाहर के चार्ज का कोई रोल नहीं है। हम लोग इसको अलग से प्रॉपर्टीज करके लिखे भी हैं, हमेशा हमको याद भी रखना है। तो ये अगर इस तरीके से गॉस लॉ के हेल्प से अगर आप फ्लक्स निकालने जा रहे हैं तो ये Q2 का यहां पे कोई रोल नहीं होगा, केवल Q1 ही रेस्पॉन्सिबल होगा फ्लक्स के लिए। तो यहां पे फ्लक्स है Q1 डिवाइडेड बाय F0। ये है आपका गॉस लॉ। अब ध्यान दीजिए, ये फ्लक्स ये भी इस क्लोज सरफेस से निकाला गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये फ्लक्स ये भी इसी क्लोज सरफेस से निकला हुआ टोटल नंबर ऑफ लाइंस। मतलब ये दोनों सेम सरफेस से फ्लक्स की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अगर इसको आप इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 कह लेते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स बराबर
या तो आप मैथमेटिकल फॉर्म पे चले जाइए, ई डॉट डी ए, पूरे सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन लगाइए, या फिर इसी को आप केवल अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो कर लीजिए। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों टर्म भी आपस में बराबर होंगे, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए ये बराबर होगा उस क्लोज सरफेस के भीतर बंद चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। अब सोचो, यहां से हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर ये इंटीग्रेट हो सकता तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैलकुलेट की जा सकती है, हो ही जाए ये कंपलसरी नहीं, पर एक चांस तो बनता है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो यहां से हम लोग चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जहां पे हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे कुछ खास चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये कोलंबियन फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, और हम लोग तरह तरह की चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते भी है, और हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बेसिक डेफिनेशन से निकाल कर लाए थे। अब उन्हीं में से कुछ चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए, अभी हम लोग आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे कुछ चार्ज बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, लेकिन यहां पे रेस्ट्रिक्शन है, यहां पे हम सारी चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते ये तो आगे आने वाले 2-4-5 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी बस हम इतना ही कह रहे हैं कि इनके गॉस लॉ के हेल्प से किन किन चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, या जनरली किन किन चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बच्चे दो बात ध्यान रखना, या तो स्फेरिकल चार्ज या फिर इनफाइनाइट नेचर ऑफ चार्जेस अगर हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाना पॉसिबल हो जाता है सिमेट्री के कारण, और अगर फाइनाइट नेचर का चार्ज बॉडी है तो वैसे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाना गॉस लॉ के हेल्प से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक नहीं होता, और ये अलग अलग जगह पे, मतलब इंटीग्रेशन में जो ई डॉट डी ए था वहां पे ई को हम लोग बाहर नहीं ला सकते। तो फिर से ध्यान से सुनना, केवल स्फेरिकल नेचर ऑफ चार्ज या फिर इनफाइनाइट नेचर ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का सही सही कैलकुलेशन हम लोग कर पाते हैं गॉस लॉ के हेल्प से, ड्यू टू सिमेट्री इन द सिस्टम। सिमेट्री यहां पे मेन वर्ड है, सिमेट्री रहने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है। अगर सिमेट्री नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इक्वेशन तो हम लिख देंगे पर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो किन किन चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो जैसे एक है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, तीसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, चौथा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट हैं,
ये तो खुद पॉइंट है, तो यहां तो कोई बात ही नहीं। पांचवा है इनफाइनाइट सीट। छठा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है। सातवां है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। तो कायदे से इन 7 चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से बहुतों का रिजल्ट हम लोग जानते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है। हॉलो स्फीयर के भीतर में 0, बाहर में KQ/r²। सॉलिड स्फीयर के भीतर में रो r डिवाइडेड बाई 3ε0। बाहर की बात करेंगे तो KQ डिवाइडेड बाई r²। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। इनफाइनाइट सीट का भी हम लोग जानते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर अभी तक नहीं पढ़े हैं, इसमें देख लेंगे। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बाहर में इनफाइनाइट लाइन चार्ज का ही फॉर्मूला 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर ये भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, यहां पे हम लोग देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कितना होता है। रिजल्ट बता देता हूं, अंदर में रो r डिवाइडेड बाई 2ε0, स्फीयर में 3ε0, सॉलिड सिलेंडर में 2ε0, रो r डिवाइडेड बाई 2ε0। और अगर बाहर की बात कर लें तो ये होता है रो इंटू कैपिटल R² डिवाइडेड बाई 2ε0 इंटू r, सॉरी ε0 इंटू स्मॉल r। तो ये बाहर का रिजल्ट है, ये दोनों अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं, ये बाकी सब पहले से हम लोग जानते हैं। तो अब एक एक करके इनका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना शुरू करते हैं गॉस लॉ के हेल्प से। तो अगर स्टेप्स की बात करें, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गॉस लॉ के हेल्प से जब फ्लक्स लिखेंगे तो वो एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। आप उतना दिमाग मत लगाइए, कुछ हिंट्स हैं, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होते हैं। क्यों होते हैं जब ये हम डिस्कस कर रहे होंगे तो बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखिए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जब लाइन चार्ज, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इन सब में गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। या इनफैक्ट इनफाइनाइट सीट में भी, इनफाइनाइट सीट में भी जनरली हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो यही 7 चीज हम लिखे थे बोर्ड पे पहले, और हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, क्योंकि ये सब स्फेरिकल नेचर के रखते हैं, तो इस वजह से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेंगे। ये लाइन चार्ज, लाइन सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर या इनफाइनाइट सीट, इन सब में हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो ये पहला स्टेप है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस। अब अगर दूसरे स्टेप की बात करूं तो फाइंड फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस यूजिंग
गॉस लॉ मतलब है कि जो भी आपने गॉसियन सरफेस लिया उससे फ्लक्स निकालिए, और गॉस लॉ यही कहता है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, अगर इसको कैलकुलेट करना पड़ गया, जैसे यूनिफॉर्म है तब तो सीधे आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं या फिर जो दिख गया वो लिख दिए, लेकिन अगर सिस्टम पे चार्ज वेरिएबल हो गया तो वैसे केस में बहुत बार इनक्लोज चार्ज को निकालने के लिए हम लोग रो डीवी का इंटीग्रेशन यूज करेंगे। पहले से हम लोग जानते हैं कि रो बराबर डी क्यू अपॉन डीवी। तो यहां से डी क्यू बराबर रो डीवी, तो क्यू बराबर इंटेग्रल रो डीवी, प्रॉपर लिमिट लगाकर अंदर के चार्ज को निकालेंगे। तो ये ध्यान रखें, ये हमारा दूसरा स्टेप है। आप गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए पहले स्टेप में, दूसरे में गॉस लॉ के हेल्प से उस गॉसियन सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अगर चार्ज यूनिफॉर्म है तो वैसे केस में तो सीधे यूनिटरी मेथड या फिर कॉमन सेंस से निकल आएगा बंद चार्ज। लेकिन अगर चार्ज वेरिएबल हो गया तो वैसे केस में फिर हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये छोटे से वॉल्यूम का चार्ज है और इंटीग्रेट करके पूरे गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज मौजूद है प्रॉपर लिमिट लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जनरली इसका यूज करेंगे हम लोग कॉमन सेंस, लेकिन अगर रो वेरिएबल हो गया तो फिर वहां पे कॉमन सेंस काम नहीं आएगा, वहां पे बंद चार्ज आपको इस तरह के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अब तीसरे स्टेप की बात करूं, तो देखो हमारे पास फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका गॉस लॉ और दूसरा तरीका जो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ा। तो अब फाइंड फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स through Gaussian surface using mathematical formula या डेफिनेशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सरफेस से फ्लक्स E डॉट डी ए, ये इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को ए कह लेते हैं और इस इक्वेशन को अगर हम बी कह लेते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि ए बी दोनों ही फ्लक्स दे रहा है और गॉसियन सरफेस उसी क्लोज गॉसियन सरफेस से, मतलब दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो चौथे स्टेप में आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। फोर्थ, इक्वेट, कंपेयर से अच्छा है इक्वेट ए एंड बी। तो जब ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा E डॉट डी ए, ये पूरे सरफेस पे ये होने जा रहा है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये सब का वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ Q इन का वैल्यू रखेंगे और फिर यहां से E निकालेंगे। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये डॉट है, यहां से आपको E निकालना है। तो सबसे पहले डॉट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये इंटीग्रल पूरे सरफेस पे, बराबर ये अंदर में बंद चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये वाला पार्ट इस इंटीग्रेशन से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं जाएगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर समथिंग नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये बाहर तभी जा पाएगा जब ये कांस्टेंट हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हम कुछ भी उलूल जुलूल गॉसियन सरफेस लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे पास कंडीशन ये है कि जब हम लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एटलीस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन से बाहर आ पाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां से हम लोग ई, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे और ये बच गया इंटेग्रल डी ए इंटू कॉस थीटा, इंटेग्रल डी ए इंटू कॉस थीटा। ये चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस यहां से ई मालूम चल चुका होगा हम लोगों को। मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे और यहां से ई निकल आएगा, ई बराबर क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी नीचे ले आइए इंटेग्रल डी ए कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे हो जानी चाहिए। तो ये कुछ कहानी है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल है, हम बार बार शुरू से रिपीट करते हैं। तो यहां पे नटसेल में एक बात और रिपीट करना चाहेंगे हम कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्लक्स गॉस लॉ के हेल्प से, तो वैसे केस में सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस लेना होगा। और हम लोग देखें कि गॉसियन सरफेस कुछ भी उलूल जुलूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाना तभी पॉसिबल है जब ये टर्म इंटीग्रेशन के बाहर हो जाए, ताकि ई बराबर समथिंग लिखा जा सके। और ये टर्म इंटीग्रेशन के बाहर तभी जाएगा जब ये मैग्नीट्यूड कम से कम कांस्टेंट रहे। और ये मैग्नीट्यूड है किसका? ये तो गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब जब हम गॉसियन सरफेस चुन रहे हैं तो हमको इस बात का केयर करना पड़ेगा कि ये गॉसियन सरफेस कुछ इस शेप का हो, ताकि उस गिवन चार्ज सिस्टम के कारण उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम से कम सब जगह कांस्टेंट हो, या फिर जीरो हो जाए। वो तो स्पेशल केस है, जीरो हो गया तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो कांस्टेंट रहे मैग्नीट्यूड, ताकि वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सके और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बता सके। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग अब तरह तरह के चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, लेकिन गॉस लॉ के हेल्प से। तो वैसे तो ये थ्योरी का पार्ट है, हम सवाल के फॉर्म में लिख देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज by using गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करके आप पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। ये सवाल है, कायदे से ये सवाल नहीं, ये थ्योरी है, लेकिन हम सवाल के फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्योंकि आपसे बोर्ड में सवाल ऐसे ही पूछ देगा। ये सब सवाल जनरली जो आप डेरिवेशन करने जा रहे हैं ना, ये बोर्ड के सवाल बनते हैं। तो जैसे देखिए हम डिराइव कर देते हैं इसको, ये थ्योरी का पार्ट है, हम सवाल के फॉर्म में दे दिए हैं, लेकिन ये कायदे से थ्योरी है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q, और यहां से R डिस्टेंस दूर हमारे पास कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस लीजिए, और हम लोग जानते हैं कि इस केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होते हैं। क्यों स्फेरिकल होते हैं? क्योंकि
जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ आर पे होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पूरे स्फेयर में कहीं भी रहेंगे। बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि चूंकि ये सारे के सारे डिस्टेंस सरफेस के, ये सरफेस के सारे डिस्टेंस पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस ही दूर है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पे होगा उतना ही यहां भी होना चाहिए, उतना ही यहां भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट चार्ज के कारण कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन अलग अलग होंगे, डायरेक्शन अलग अलग होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सब जगह कांस्टेंट होगा। तो ये अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में इस गॉसियन सरफेस से आप फ्लक्स निकालिए। तो बाय गॉस लॉ फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि इस स्फेयर के भीतर बस यही चार्ज Q फंसा हुआ है तो इसको लिख देंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये आपका इक्वेशन ए। अब इसी स्फेरिकल सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज करके। तो बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन फ्लक्स की बात कर लूं तो फ्लक्स E डॉट डी के बराबर है और ये पूरे सरफेस पे होना चाहिए। अब देखिए बाई सिमेट्री यहां पे आपको एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा इस स्फेयर में। एरिया वेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि ये हमेशा क्लोज सरफेस से रेडियली आउटवर्ड होता है। अभी आपको बाई सिमेट्री सोचना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि क्लोज लाइन बना नहीं सकते हैं तो इसीलिए रेडियली आउटवर्ड ही होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ही होना पड़ेगा। तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। अब इस सरफेस पे हम कहीं भी रहें, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई होगा, इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई होगा, इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई होगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट, ये सरफेस के सारे पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी पे हैं, आर डिस्टेंस। तो बाई सिमेट्री सब जगह स्ट्रेंथ बराबर होगा इस चार्ज का के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब इसको हम लोग चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, ये इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे, तो ये इंटीग्रेशन डी ए, ये पूरे सरफेस पे आप ध्यान दीजिए डी ए। अब ये एरिया वेक्टर नहीं, उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब छोटा सा सरफेस का एरिया है, और इस एरिया को पूरे सरफेस पे जोड़ना है जो कि एक स्फेयर है। तो अब वैसे वैसे सारे छोटे छोटे एरिया को पूरे स्फेयर पे जोड़ दिया जाए तो ये उस स्फेयर का कंप्लीट सरफेस एरिया दे देगा। मतलब ये इंटीग्रेशन सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अगर उसका रेडियस आर है। तो इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये आपका इक्वेशन बी। अब सोचिए आप फ्लक्स निकाल चुके हैं गॉस लॉ के हेल्प से, आपने उसी सरफेस से दोबारा फ्लक्स निकाला मैथमेटिकल डेफिनेशन के यूज से। क्योंकि ये दोनों सेम सरफेस से फ्लक्स बता रहे हैं तो अब आपको ए बराबर बी करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, और यहां की बात कर लूं तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस E बराबर Q, ये इधर आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और ये 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 को K लिखते हैं, तो K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इस P पॉइंट पे, और ये हम लोग पहले से जानते हैं।
एक पॉइंट चार्ज के कारण वहां से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो आई गेस आप पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, फिर उसी गॉसियन सरफेस से पहले आपको मैथमेटिकल ये गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स निकालना है, फिर उसी सरफेस से मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज करके फ्लक्स निकालना है, और फिर उन दोनों फ्लक्स को बराबर कर लेना है, ई बराबर निकल के आ जाएगा। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी थोड़ा सा ये भी एक डेरिवेशन है जो अक्सर बोर्ड में पूछता है। गॉस लॉ से डेरिवेशन अक्सर 12th बोर्ड में पूछता है कि आप हॉलो स्फीयर का बताइए, लाइन चार्ज का बताइए, सीट का बताइए, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए लेकिन गॉस लॉ के हेल्प से। तो ये डेरिवेशन जानना बहुत जरूरी है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। बाकी अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल पे, चाहे वो IIT हो, नीट हो या JEE एडवांस, JEE मेन हो, इनमें तो यूज होता ही होता है। आपके बोर्ड के लिए भी ये पार्ट बहुत रेलिवेंट है, इसलिए बच्चे एकदम कंसंट्रेट करके, फोकस करके एकदम यहाँ पे देखते रहना। और कोई भी चीज अगर छूट जाए, समझ में नहीं आए, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि अगले क्लास में पहले उसको हम क्लियर करें फिर आगे बढ़े। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे कि कमेंट बॉक्स में जब भी किसी का डाउट आता है तो जनरली हम वहां पे कुछ न कुछ कमेंट कर देते हैं उसका डाउट क्लियर करने का। तो यूनिफॉर्मली चार्ज, अभी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण, लेकिन किसका यूज करना है? गॉस लॉ के हेल्प से। तो कायदे से ये भी थ्योरी का पार्ट है, या फिर चलिए अगर सवाल नहीं लिखना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, फाइंड हटा दीजिए, ये बन गया थ्योरी का पार्ट। पर चूंकि बोर्ड में ऐसे ही पूछता है इसलिए इसको हम सवाल करके दे रहे थे। चलिए अभी ये आपका हेडिंग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर यूजिंग गॉस। मतलब ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका खुद का रेडियस कैपिटल R है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज Q, यूनिफॉर्म चार्ज Q दे दिया गया, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा इसकी वजह से। तो देखो बच्चों, अब दो जगह होंगे, एक इस स्फीयर के भीतर और दूसरा इस स्फीयर के बाहर। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं आउटसाइड पॉइंट पे। सबसे पहले केस 1, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट कहने का मतलब R शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब इस जगह यहां से R डिस्टेंस दूर यहां पे कोई पॉइंट P है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर, और यहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला स्टेप, आप गॉसियन सरफेस बनाइए। तो अब तो आसान हो चुका है, गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल होगा यहां भी, स्फेरिकल क्यों होगा? क्योंकि यहां से R डिस्टेंस इधर रहे या R डिस्टेंस इधर रहे, क्योंकि दोनों सरफेस के दोनों पॉइंट इस स्फेरिकल चार्ज से सिमेट्रिक दूरी पे है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो बराबर होगा। तो ये है आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले यहां पे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप, गॉस लॉ के हेल्प से हम फ्लक्स निकालेंगे। तो बंद चार्ज डिवाइडेड बाय Fn0, और अगर ये अपना गॉसियन सरफेस है तब तो ये पूरे का पूरा स्फीयर ही अंदर बंद है, मतलब इस पे जो भी चार्ज है सब इनक्लोज चार्ज,
मतलब ये इनक्लोज चार्ज Q के बराबर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो पहला स्टेप वही है जो पॉइंट चार्ज का था। अगर तीसरे स्टेप पे आ जाए तो अब इसी सरफेस से फ्लक्स निकालना है, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन के हेल्प से। मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा इस गॉस सरफेस पे। चलिए हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा है। तो ये अपना एरिया वेक्टर जो कि रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है डी ए वेक्टर। अब इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि गोल तो नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, तो बाई सिमेट्री इनको रेडियली आउटवर्ड ही जाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यहां भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे। एक बार डॉट को खोल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एलिमेंटल एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच का कोसाइन, चूंकि बीच का एंगल 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहां होता या यहां होता, इसकी भी दूरी सेंटर से r है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो वही होता जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पे है, मतलब E। मैग्नीट्यूड दोनों जगह बराबर होंगे, डायरेक्शन अलग अलग होंगे। जैसे ये डायरेक्शन इधर है, ये फॉरवर्ड है, पर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। और अब हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए केवल एरिया का मैग्नीट्यूड, वो भी पूरे सरफेस पे। और चूंकि ये गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है और हम लोग छोटे छोटे सारे एरियाज को जोड़ रहे हैं पूरे सरफेस पे, तो वैसे में हमको पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया मालूम चल जाएगा। तो r रेडियस के स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो इस वजह से यहां भी फ्लक्स बिल्कुल वही होगा जो पॉइंट चार्ज में आ रहा था। और अब फोर्थ स्टेप, ए और बी को कंपेयर कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। और इक्वेट करेंगे तो यहाँ Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं E बराबर KQ बाई r स्क्वायर। और ये रिजल्ट तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेयर के कारण उस स्फेयर के सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है, जहां पे r सेंटर से मापा गया डिस्टेंस है। आप ध्यान कीजिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो ये बात बहुत क्लियरली बताए थे, r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर। तो डेरिवेशन ही यहाँ पे देखना है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये तो आपको इलेक्ट्रिक में बता ही रखे हैं कि अगर वेक्टर में लिखेंगे तो KQ वेक्टर r डिवाइडेड बाई r क्यूब, जहाँ पे r पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये सारी चीजें पहले बताई जा चुकी है। बस यहाँ पे इसके डेरिवेशन को हम लोग एक नए तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गॉस लॉ है। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और फिर हमारे पास एक दूसरा केस भी रहेगा, इनसाइड कहने का मतलब r लेस देन कैपिटल R। मतलब अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस स्फेयर के भीतर है। तो ये अपने पास स्फेयर है, इसका रेडियस r है, ये उसका सेंटर है, और यहां पे हमारे पास पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी तक हम लोग को नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है या नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चूंकि ये चार्ज स्फेरिकल है तो इस वजह से यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल लेना पड़ेगा। तो ये है आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब पहला स्टेप, गॉस लॉ के हेल्प से इससे फ्लक्स निकालना होगा। तो फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और हम लोग देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये स्फेयर, ये तो इस हॉलो स्फेयर के भीतर है,
सारा चार्ज सरफेस पे है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के भीतर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब कोई चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड ये तो जीरो है, मतलब ये वाला हिस्सा हो गया जीरो। मतलब ये ओवरऑल हो गया जीरो। ये आपका इक्वेशन बना ए। मतलब नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। अब इसी सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन को फॉलो करते हुए। तो हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन में सबसे पहले हमको एक एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारा एरिया वेक्टर है जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। हम लोग को नहीं मालूम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, किधर है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये क्लोज लाइंस तो नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज नहीं हो सकते, इसीलिए इनको रेडियली आउटवर्ड ही होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर ही होना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो अभी भी 0 डिग्री ही है। मतलब बाई मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ई डॉट डी एस सब कुछ एकदम एग्जैक्टली वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे लेफ्ट साइड 0 है, तो ये 0। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि E बराबर 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के भीतर 0 होगा। ये भी हम लोग पहले से जानते थे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला फॉलो करता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये डेरिवेशन हम लोगों ने गॉस लॉ के हेल्प से कर लिया है। इसके अलावे इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे जो कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फीयर्स हॉलो और सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, तो वहां ये सारी बातें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यहां केवल डेरिवेशन हमको देखना था। तो एक बार जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर बाय यूजिंग गॉस लॉ। फिर से हमारे पास दो जगह होंगे। पहला केस आउटसाइड, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम को बदलना पड़ेगा। ये सेंटर है, ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू दे दिया गया, ये यूनिफॉर्म है। आप चाहे तो यहाँ पे रो भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यू और रो के बीच का रिलेशन की बात करी जाए तो चूंकि चार्ज यूनिफॉर्म है तो रो बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर लूँ तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। ये रिलेशन है चार्ज और रो के बीच में, जहां पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। अगर रो की बात करें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग इससे पहले से जानते हैं। ये बस एक रिलेशन है चार्ज और डेंसिटी के बीच में। अगर आपका आंसर चार्ज में आ गया लेकिन ऑप्शन डेंसिटी में दे रखा है तो चार्ज को यहां से डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका आंसर डेंसिटी में आ गया और ऑप्शन चार्ज में दे रखा है तो उस डेंसिटी को आप चार्ज के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन। इसके पास अंदर में पूरा चार्ज पैक्ड है और यूनिफॉर्मली बटा हुआ है क्यू चार्ज। हमसे यहां से आर डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेंगे और हम लोग जानते हैं कि गॉसियन सरफेस एक यहाँ पे स्फीयर होगा। तो ये हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ये है अपना स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल
गॉसियन सरफेस। आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेशन चल रहा है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, गॉसियन सरफेस ले लिया, एज्यूम कर लिया हमने। अब दूसरे स्टेप पे गॉस लॉ के हेल्प से इस सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। हम लोग देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के भीतर ये पूरा का पूरा स्फीयर बंद है, मतलब इसका सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है। तो नेट इनक्लोज चार्ज क्यू के बराबर, तो ये हो गया क्यू के बराबर। और ये है अपना पहला इक्वेशन। अब दूसरा रिलेशन, इसी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेशन करना है लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग एक इस गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट लेंगे, क्योंकि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर एज्यूम कर लिए। एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच के एंगल की बात करी जाए तो एंगल 0 डिग्री मिलेगा। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में फ्लक्स ई डॉट डी ए, और ये इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे, डॉट को खोल दीजिए कुछ इस तरीके से, चूंकि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री इसलिए cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी भी दूसरा रिलेशन यही है। अब गॉस लॉ के हेल्प से भी फ्लक्स निकाल चुके हैं गॉसियन सरफेस से, मैथमेटिकल डेफिनेशन के हेल्प से भी इस गॉसियन सरफेस से हम लोग फ्लक्स निकाल चुके हैं। अब दोनों चूंकि एक ही सरफेस से निकाला गया फ्लक्स है, तो मैथमेटिकली दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो बराबर E इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो देयरफॉर E बराबर Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, मतलब ये है KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोग पहले से जानते थे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण उसके सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से दिया जाता है। हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है आर डिस्टेंस दूर, मतलब बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम स्फीयर के सारे चार्ज को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट बना दें, और उस पॉइंट चार्ज को अगर उस स्फीयर के सेंटर पे रख दिया जाए तो मैथमेटिकल रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम मिलेगा। और इस चीज का यूज हम लोगों ने पहले किया भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां तो बस केवल डेरिवेशन चल रहा है। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर ले, उसके बाद हम लोग दूसरा केस करेंगे इनसाइड पॉइंट पे। तो केस 2, सॉरी आउटसाइड में यहां पे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कर लीजिएगा। आउटसाइड में यहां पे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब केस 2 इनसाइड में आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक, चार्ज क्यू, यूनिफॉर्म, डेंसिटी रो। अगर इनके बीच में इंटर रिलेशन की बात कर लें तो रो बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। थोड़ी देर पहले भी लिखे थे हम लोग, जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लीजिएगा। ये जनरली कन्वर्जन होता है। अगर आंसर आपका क्यू में आ गया लेकिन ऑप्शन रो में दे रखा है, कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आंसर आपका रो में आ गया पर ऑप्शन क्यू में दे रखा है, आप इससे कन्वर्ट कर लीजिए। ये अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, जिसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली अंदर में बंद है, और यहां पे अंदर में कोई एक पॉइंट पी, ये इस जगह पे हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करने को बोला, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे है। तो सबसे पहला स्टेप, आप गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे,
ये रहा आपका गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल, सिमेट्रिक नेचर होने के कारण स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आप यहां देख सकते हैं यही आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर है। अब ये क्यू चार्ज ये तो पूरे बड़े से स्फेयर के भीतर है। तो दूसरे स्टेप पे जब हम लोग चलेंगे तो बाय गॉस लॉ फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, और ये चार्ज इनक्लोज अब हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर इनक्लोज चार्ज Q इनक्लोज्ड है तो ये कितना है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग चाहें तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि पूरे वॉल्यूम के भीतर Q चार्ज, तो हमको तो R रेडियस के वॉल्यूम के भीतर का ही चार्ज निकालना है ना, जिसको कि हम लोग Q इन लिख रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, लिखेंगे कि 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम में Q चार्ज है, इसलिए इतने वॉल्यूम में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम में Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इतना ही चार्ज होगा। यहां से 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये बच गया Q R क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। आप देख सकते हैं कि यही चार्ज इनसाइड चार्ज है, तो इसका मतलब है इसी चार्ज को हम Q इनसाइड लिखेंगे। मतलब गॉसियन सरफेस के भीतर बंद चार्ज यहां पे हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लिए। यूनिटरी मेथड से इसलिए निकाल पाए क्योंकि ये चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ था, ये चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ था। अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होता तो हम लोग यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल पाते, तो वैसे केस में हम लोग को क्या करना पड़ता? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, एक एलिमेंट लेते, अगर बंद चार्ज चाहिए तो थोड़ी देर पहले भी बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी करना पड़ता। क्लियर है? जहां पे डीवी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये अगर स्फेयर के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं तो पतले पतले हॉलो स्फेयर, और ये बात हम पहले ही बताए थे कि ये सरफेस एरिया इंटू विड्थ। अब देखिए यहाँ पे रो कांस्टेंट है, आप चाहे तो रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां से। ये हो गया क्यूब, चलिए रो को पहले बाहर रख लेते हैं, रो इंटू ये 4 पाई भी बाहर आ जाएगा। अब ये आर स्क्वायर डी आर, यहाँ पे फंक्शन भी स्मॉल आर का, वेरिएबल भी स्मॉल आर, आप इंटीग्रेट करेंगे लिमिट कहां से कहां तक, तो आर जीरो से लेकर स्मॉल आर तक, यही तक का तो चार्ज चाहिए, तो ये लिमिट जीरो से स्मॉल आर। अब रो का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये लिख देते हैं रो इंटू 4 पाई, यहां से आने वाला है आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आप यहां भी देख सकते हैं ये रो कहने का मतलब Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। आप इस पहले टर्म को देखिए, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो रो है, और इसमें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड है, मतलब ये दोनों सेम टर्म है। तो जब आप रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फिर से कट के यही आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो इस केस में आपको इनसाइड चार्ज निकालना जरूरी था, और इनसाइड चार्ज निकालने के लिए हमने दोनों तरीके का यूज कर लिया। अगर ये यूनिफॉर्म है तो यूनिटरी मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा, आपको ये इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यूनिटरी मेथड लगाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर सर इस मेथड का यूज कब करेंगे? तो बेटा इस मेथड का यूज हम तब करेंगे जब ये रो वेरिएबल हो जाए। ये रो बहुत बार आपको आर के फंक्शन में देगा, तो वैसे केस में ये बाहर नहीं आ पाएगा। इस रो का वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए और प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करके आंसर लाइए। ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन का मेथड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैथ्स बढ़ जाता है, तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि यूनिटरी मेथड जहां तक लग सकता है वहां तक लगाते हैं, और ये तब लगता है जब टोटल चार्ज यूनिफॉर्म।
अगर चार्ज वेरिएबल हो जाए तब वैसे में यूनिटरी मेथड हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा वहां पे। तो वहां पे हमारे पास बस यही एक तरीका रह जाएगा कि आप रो डीबी को इंटीग्रेट करके आंसर लेकर आइए। अब एक बार आपका चार्ज इंक्लोज आ गया, आप यहां पे रख दीजिए चार्ज इंक्लोज क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो नीचे में ये एप्सिलॉन जीरो भी होगा और कैपिटल आर का क्यूब भी होगा, क्योंकि गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स निकालना है तो आपको केवल बंद चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। बंद चार्ज आपने जिस भी मेथड से निकालना है निकाल ही लिया, रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो गॉस लॉ से के हेल्प से इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स निकल कर आ गया। अब इसी सरफेस से फ्लक्स निकालना है लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन से। ई डॉट डी ए। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर, बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं फिर से 0 डिग्री है। तो सब कुछ वही ई डी ए कॉस 0 सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिजल्ट मिलेगा। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ए और बी को जब कंपेयर कर रहे होंगे तो ए में यहां पे स्मॉल आर क्यूब भी है, यहां पे कैपिटल आर क्यूब भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जब लिख रहे होंगे तो ये स्मॉल आर स्क्वायर और यहां पे आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल होके यहां पे आर बच जाएगा, यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और नीचे में कैपिटल आर क्यूब बचा मिलेगा। मतलब अगर रिजल्ट देखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और अगर रो के टर्म में लिखना है तो फिर चार्ज को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब से यहां रिप्लेस कर लीजिए और जब आप ये रख के देखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि हम लोग ये रिजल्ट पहले ही लिख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में। वहां पे डेरिवेशन भी किए थे लेकिन दूसरे तरीके से, उसको गॉस लॉ से करना आसान होता है। तो ये जो बच्चों जो डेरिवेशन देख रहे हैं ना आप लोग, ये डेरिवेशन खास करके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर सवाल पूछता है कि आप गॉस लॉ के हेल्प से स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए गॉस लॉ के हेल्प से। वो मैथमेटिकल फॉर्म जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आए हैं, सबका कैलकुलेट किए हैं, उससे नहीं पूछता, वहां बहुत मैथ्स की जरूरत पड़ जाती है। वो अक्सर गॉस लॉ से पूछता है। तो ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी का तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। चाहे मेन की सवाल कर ले, जैसे अगले क्लास में हम लोग मेन की सवाल करेंगे, एडवांस का भी सवाल करेंगे, अक्सर पूछता रहता है जहां पे गॉस लॉ का यूज चलता रहता है, रो वेरिएबल दे देता है वो। तो आप एक बार इसको देखिए, हर एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब भी हम कमेंट को देखेंगे उसका रिप्लाई करेंगे, और अगर वहां पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में आते ही पहले इसको क्लियर करेंगे और फिर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, आप इस पूरे लेक्चर को एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िए, साथ ही साथ नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर सवाल लगाइए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा फिजिक्स मुश्किल है। भाई फिजिक्स मुश्किल नहीं है, तो सोचते नहीं हो इसलिए मुश्किल लगता है। तो आप इन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। फिर एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गया तो इन सारी चीज़ों को खुद से डराइव करने की कोशिश कीजिए, बिना नोट्स को देखे हुए, बिना वीडियो को देखे हुए। और फिर एक एक लाइन को, एक एक टर्म्स को आप खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। मतलब खुद से लॉजिक ढूंढिए, खुद से आर्गुमेंट कीजिए। फिजिक्स सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो आशा करते हैं कि आज के लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर भी इसी का एप्लीकेशन होगा। जो 3-4 चीज़ें रह गई है उनका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। और आप खुद से भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें ये वीडियो आप तक पहुंच जाए और फिर आपको
बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।